एल्युमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब 2 एल्युमिनियम और SO4 का संख्या हो गया 3, तभी ये 6 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो पाया और प्रत्येक SO4 2 इलेक्ट्रॉन लेकर SO4 माइनस माइनस 3 स्पीसीज बना पाया। तो फॉर्मूला हो गया Al2SO4 होल 3। ये हो गया सिंपल कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और ये H2O का बात करें तो H2O के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। ये हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो इसको आप बोल दिए H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम लोग को देखना ये है कि ये K2SO4, ये Al2SO4 होल 3 और ये हो जाएगा H2O। अब इस तीनों कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के मिलने से ये बना है और इस दोनों के एक साथ रहने में रिस्पॉन्सिबल है H2O, इसलिए इसको बोला गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर हम इसके मात्रा को बढ़ा देंगे तो फिर ये आयंस में डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको रिजिड होने के लिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए कितना H2O मॉलिक्यूल चाहिए वह फिक्स होता है। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे हम डस्ट पार्टिकल का बात की। जैसे ये चौकी है, इसको डस्ट में कन्वर्ट कर दिए, तो इसको जो हम डस्ट में कन्वर्ट कर दिए तो अब यह जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये डस्ट पार्टिकल गिर रहा है, ये डस्ट पार्टिकल है। ये डस्ट पार्टिकल को अगर हम वाटर दें तो वाटर देने से उसको इस सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं, नहीं? वाटर दिए और वाटर इतना ही दिए कि ये वाटर में कंप्लीटली वाटर के मुताबिक मूव ना करने लगे, बल्कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर के वजह से बढ़ जाए और यह रिजिड शेप को ले पाए। ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इसमें उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर दे देंगे, जितने अमाउंट ऑफ वाटर को का ज़रूरत है इस दोनों को एक साथ रहने के लिए, उससे ज़्यादा दे देंगे तो वाटर के फ्लो के अनुसार अब इसका फ्लो होने लगेगा। मीन्स यह जो रिजिड फॉर्म में हमको कंपाउंड मिल रहा था अब वह रिजिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, मीन्स उसका क्रिस्टलाइजेशन अब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वह जो भी डबल साल्ट आएंगे उनके लिए वह फिक्स होंगे। ठीक है, तो इसको आप बोल दिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये एग्जांपल हो गया किसका, डबल साल्ट का। और डबल साल्ट बना किससे, तो यह कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से, और कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में एक कंपाउंड आ गया K2SO4, दूसरा कंपाउंड आ गया Al2SO4 होल 3, और तीसरा कंपाउंड आ गया जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोले, दैट इज H2O। और डबल कंपाउंड के फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कशन किया गया कि फर्स्ट पॉइंट में डिस्कशन किया गया कि दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल साल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। देखिए तो यहाँ पर जितना मोल हम K2SO4 का लिए हैं उतना ही मोल हम Al2SO4 का भी लिए हैं। देखिए K2SO4 Al2SO4 होती, तो यह भी 1 मोल है। यहाँ पर एक नहीं लिख सकते क्योंकि वह अब एक कंपाउंड है, डबल कंपाउंड या डबल साल्ट। लेकिन इसके बनने के लिए जो हम लोग लिए K2SO4 उसका रेशियो क्या था, 1:1। Al2SO4 होल 3 से अगर कंपेयर किए तो K2SO4 भी 1 लिए और Al2SO4 होल 3 भी 1 लिए। तो ये जो मोलर प्रोपोर्शन है इसका जितना मोल होगा इसका भी उतना ही मोल होगा। ये डबल कंपाउंड और डबल साल्ट का पहला पॉइंट है। अगर शॉर्ट नोट्स लिखना होगा, अगर हमको डबल कंपाउंड पर शॉर्ट नोट्स लिखना होगा
तो हम कहेंगे दे आर यूजुअली कंटेन 2 सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। अगर हमको पोटास एलम पर शॉर्ट नोट लिखना होगा तो वहां भी लिखेंगे दे आर यूजुअली कंटेन 2 सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। अगर मोर साल्ट में लिखना हो, कार्नालाइट में लिखना हो, सब में ये पॉइंट कॉमन होगा, क्योंकि वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में 2 सिंपल साल्ट के मिलने से ही बनता है। तो पहला पॉइंट डिस्कशन का समझ में आ गया कि इसमें 2 सिंपल आयनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ इक्विमोलर प्रोपोर्शन में जुड़ा होगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। जैसा हम आपको अभी बतलाए कि ये जो डबल साल्ट है, इसके फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बात कर दिए, तो इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ 2 सिंपल साल्ट्स। सेकेंड में क्या किए कि दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो इसका जो स्टेट होगा, इसके जो हम स्टेट का बात करेंगे, स्टेट, वह स्टेट क्या हो जाएगा, इसका सॉलिड स्टेट में होगा। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो कंपाउंड है वो आयंस में डिसोसिएट कर जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इन एक्वस स्टेट इट dissociates into ions. In aqueous state, it dissociates into ions. आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट का अगर हम चर्चा करें तो थर्ड पॉइंट में कहा जाता है कि दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बाउंड। दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बाउंड। अब इस चीज को समझिए, थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। They are ionic, do not contain any coordinate bond. They are ionic, do not contain any coordinate bond. वह आयनिक है और किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट बाउंड नहीं कंटेन किया हुआ। ये पॉइंट बहुत कंट्राडिक्टरी है। एक्चुअली कंट्राडिक्टरी है नहीं, जिस स्टूडेंट को समझ में आ जाता है उसके लिए बहुत अच्छी पॉइंट है, लेकिन समझ में नहीं आने पर स्टूडेंट इस लाइन को याद रखता है। प्रत्येक किताब, प्रत्येक नोट्स इस पॉइंट को मेंशन किए हुए रहता है, लेकिन समझने में प्रॉब्लम किताब से लेकर नोट्स तक और स्टूडेंट तक रहता है। तो इस चीज को थोड़ा समझें। हम क्या लिखें, दे आर आयनिक, डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बाउंड। और जो एग्जाम्पल लिखे हैं उस एग्जाम्पल में हम चर्चा किए किसका, तो K2SO4 Al2SO4 एंड 24H2O। ठीक है, तो दे आर आयनिक। तो हम कहें आयनिक तो है ही, ये हम लिए तो K प्लस आयन आएगा इससे, SO4 माइनस आयन आएगा इससे, Al3 प्लस आयन आएगा इससे, जिसका संख्या होगा 2, और यहाँ से 3 SO4 माइनस आयन आएगा, और एक यहाँ से तो हो गया 4। तो ये तो आयन्स हैं, और जो आयनिक होता है
उसमें तो केटायन और एनायन दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे के चार्ज को नलीफाई करते हुए होते हैं। तो है ही 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 3 2 जा 6 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 6 + 2 दैट इज 8 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 2 जा 8 निगेटिव चार्ज। तो 8 पॉजिटिव चार्ज भी है, 8 निगेटिव चार्ज भी है, कंपाउंड न्यूट्रल है, आयनिक इसलिए है क्योंकि ये आयंस इसमें है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट को समझ में आता है। लेकिन कह रहा है दे डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बाउंड। तो क्या इस SO4 का जब हम स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं? केमिकल बॉन्डिंग के मुताबिक हम लोग जब चर्चा करते हैं तो ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 6, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 6, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 6, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 6। जब बाउंडिंग किए तो ये म्यूचुअल शेयरिंग और यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सल्फर का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बाउंड देते हैं, इसको क्या करते हैं तो कोऑर्डिनेट बाउंड देते हैं। और इस पर में जो एक पोटासियम या एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन आया दैट इज निगेटिव चार्ज, पोटासियम और एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन आया दैट इज निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बाउंड है, अब यहाँ जिस स्टूडेंट को ये दिखाई ही नहीं देता है, वो इस बात पर पहुंचता ही नहीं है, उसके लिए तो कंफ्यूजन नहीं है, वो तो समझता है, वो तो लाइन याद करता है, दे आर आयनिक डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बाउंड। ये आयनिक है, कोई कोऑर्डिनेट बाउंड कंटेन नहीं की है। लेकिन जो स्टूडेंट को ये बात दिखाई दे रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट बाउंड है, ये जो कोऑर्डिनेट बाउंड है, क्या ये कोऑर्डिनेट बाउंड इसमें नहीं होता है? होता है। वो तो SO4 माइनस माइनस जहां भी होगा उसमें तो कोऑर्डिनेट बाउंड होगा ही। फिर ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब है कि आयनिक है एंड आयंस के इंट्रैक्शन से ही यह बने हैं। अब वो आयंस में क्या है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका एनालिसिस हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये बना किससे? K+SO4 माइनस आयंस। ये बना किससे? Al3+SO4 माइनस माइनस आयंस। लेकिन अब ये जो आयन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए कि यह जो आयन है इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट। बट what is the constituent component of this ion? What is the bonding inside this ion is in not explanation। या मेरा अटेंशन भी उस बात पर नहीं है कि इस आयन का इंटरनली बाउंडिंग क्या है, बस हम इस आयन को देख रहे हैं, आयंस को देख रहे हैं। अब आयंस में की बात हम नहीं कर रहे हैं, हाँ उसमें है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बाउंड मींस आयन है और आयंस के बीच किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट बाउंड नहीं होता है। ये किसी के कंपैरिजन में लिखा गया है, इसके कंपैरिजन में लिखा गया है। एक्चुअली ये लिखने का क्या मतलब था? नहीं लिखता, दे आर आयनिक, दे डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बाउंड का मतलब क्या? तो कहीं कहीं जैसे हम लोग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस बात को देखा जाता है कि जो आयंस होते हैं वह कोऑर्डिनेट बाउंड बनाते हैं और आयन बनाते हैं, एक आयन दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बाउंड बनाते हैं। यहाँ पर आयनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेट बाउंड नहीं है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया, लेकिन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आयन कैसे कोऑर्डिनेट बाउंड दूसरे के साथ बना पा रहा है। आयन किससे बना हुआ है उस पर हम लोग का अटेंशन नहीं है।